हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज आप लोगों के सामने आया हूं चैप्टर नंबर 11, दैट इज कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए, ज्यादा समय आपका न लेते हुए सीधे आपको लेकर के चलता हूं स्क्रीन के ऊपर, और ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। Examine with reference to the provision of Companies Act 2013 whether following companies can be treated as foreign company। क्या इन फॉलोइंग कंपनीज को आप फॉरेन कंपनी बोल पाएंगे या नहीं। पहला, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस एट मुंबई। एक कंपनी है जिसका जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, जिसका शेयर रजिस्ट्रेशन का ऑफिस मुंबई में है। क्या ये कंपनी फॉरेन कंपनी है? तो सर, ये कंपनी फॉरेन कंपनी है या नहीं है, ये बताने के लिए हमें एक चीज चेक करनी पड़ती है। वो चीज है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 42 की फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। 2 क्लॉज 42 की फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस हो, एंड कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, एंड कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। सर, ये तीन चीजें अगर चेक हो जाती है, बीच में मैंने लिखा है प्लस का साइन, प्लस मतलब होता है एंड, मतलब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। ये तीनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि एक कंपनी फॉरेन कंपनी है। वो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हो, उसका कोई इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस हो, और वो इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करती हो, तो हम ऐसे केस में बोलेंगे कि ये कंपनी क्या है, ये कंपनी एक फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि एक कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी। गिवन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। हमने बोला कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो गई सर, ठीक है। दूसरा, हैविंग अ शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस एट मुंबई। हमने बोला था इंडिया में एक प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो मुंबई में इनका प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं। तो इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो होता है, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस को कंपनी एक्ट 2013 जो है वो प्लेस ऑफ बिजनेस कंसीडर करता है। एक ब्रिटिश कैश लॉ है, उसके हिसाब से माना गया है कि शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस को प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है। अकॉर्डिंगली यहां पे कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गई, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। सेकंड, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, हम मान लिया लेते हैं शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस को प्लेस ऑफ बिजनेस आपको मानना ही है। और कंडीशन नंबर 3 होती है कि कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, इंडिया में वो लोग कोई बिजनेस कर रहे हो। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें दी हुई नहीं है, पर हम ये मानेंगे कि अगर उसका शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस मुंबई में है तो वो इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी भी कंडक्ट कर ही रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम बोलेंगे कि ये जो पहली कंपनी है ये फॉरेन कंपनी है, इसे हम फॉरेन कंपनी मानेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन सिंगापुर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस देयर। कुछ इंडियन सिटीजन्स हैं, उन्होंने एक कंपनी बना ली सिंगापुर में फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस देयर, सिंगापुर में बिजनेस करने के लिए। क्या ये कंपनी फॉरेन कंपनी है? हमने बोला कि इंडियन सिटीजन्स ने बनाई है, सिंगापुर में बनाई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फॉरेन कंपनी है। हमें हमेशा फॉरेन कंपनी को क्लासिफाई करते हुए वो तीन बातों का ध्यान रखना है जो सेक्शन 2 क्लॉज 42 ने हमने बोली है। पहली तो ये कि इट शुड बी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो हमने बोला हाँ सर ये कंपनी सिंगापुर में बनी है, कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो रही है। फिर हमने बोला सेकंड, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, क्या उनका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है? हमने बोला नहीं सर, इंडिया में तो प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस वहां करना चाहते हैं। देयर का मतलब क्या? सिंगापुर, वो सिंगापुर में बिजनेस करना चाहते हैं। जब इंडिया में आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है तो भैया किस चीज के लिए हम आपको ऐसा बोलेंगे कि आप फॉरेन कंपनी हो। कंडीशन नंबर 2 जो थी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई, आपका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, अकॉर्डिंगली आपको हम फॉरेन कंपनी भी नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिस्कस द स्टेटस ऑफ ग्राम पीटी। ग्राम पीटी नाम की एक कंपनी है, उसका स्टेटस बताना है। विच इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, जो सिंगापुर में बनी हुई है, दैट इज कंडक्टिंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू टेली मार्केटिंग इन इंडिया विदाउट अ फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस। इंडिया में बिजनेस करते हैं टेली मार्केटिंग का, पर उनका इंडिया में कोई भी फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट टेली मार्केटिंग बिजनेस इन इंडिया इट्स मेन सर्वर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। उनका मेन सर्वर कहां है? इंडिया में नहीं है। क्वेश्चन को समझो वापस से, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है?
ग्राम पीटी नाम की एक कंपनी है। सर कहाँ की कंपनी है? मैंने बोला ये सिंगापुर की कंपनी है। मैंने बोला कि ये सिंगापुर की जो कंपनी है ना, ये इंडिया में टेली मार्केटिंग का काम करती है। टेली मार्केटिंग का काम समझते हो? जैसे एक नापतोल नाम का आता था, आपको याद है चैनल, जो ऑनलाइन टीवी पे सामान बेचते हैं, रेडियो के थ्रू सामान बेचते हैं, वेबसाइट के थ्रू सामान बेचते हैं, टेली मार्केटिंग का काम है। ठीक, ये लोग टेली मार्केटिंग का काम करते हैं इंडिया में। इंडिया में इनका कोई भी प्लेस ऑफ, इंडिया में कोई भी इनका फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ वेबसाइट और वॉइस कॉलिंग के थ्रू ही अपना सामान बेचते हैं क्या। और साथ ही साथ एक और बात दी हुई है कि जो टेली मार्केटिंग का सर्वर है ना, ये सर्वर इंडिया में नहीं है। इनका मेन सर्वर इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, सर्वर सिंगापुर में ही रखा हुआ है। अब बताओ ये जो ग्राम पीटी नाम की कंपनी है, क्या ये फॉरेन कंपनी है? मैंने बोला कि किसी बात को ध्यान नहीं रखना है, फॉरेन कंपनी का स्टेटस देखते वक्त आपको सिर्फ 3 ही बातें ध्यान रखनी है। पहला, क्या इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया? हमने बोला हाँ सर, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। क्यों? क्योंकि ये तो सिंगापुर में बनी है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। फिर मैंने पूछा सेकंड बात, क्या इंडिया में उनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है? मैंने बोला हाँ सर, प्लेस ऑफ बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। प्लेस ऑफ बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू वो इंडिया में बिजनेस करते हैं। उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है, पर वो वेबसाइट के थ्रू तो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस उनका है। तो मैंने बोला हाँ सर, प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया में है। मैंने पूछा कंडीशन नंबर 3 के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है? तो मैंने बोला सर कंडीशन नंबर 3 मतलब क्या? कंडीशन नंबर 3 मतलब कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। क्या वो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं? मैंने बोला लो सर, कर ली मजाक वाली बात, इंडिया में बिजनेस तो करने आए हैं, कंडक्टिंग टेली मार्केटिंग बिजनेस इन इंडिया। मैंने बोला क्या बात है, इन्होंने तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। और अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो ग्राम पीटीई है, ये कंपनी क्या है, एक फॉरेन कंपनी मानी जाएगी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को मेरे साथ साथ समझ में आ गया होगा। ग्राम पीटीई विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। आंसर वही वाला है जो अभी हमने पढ़ा, उसी चीज को इन्होंने डिस्कस किया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? इन कंटिन्यूएंस ऑफ वन अबव, जो बात यहां पे बोली थी उसको दिमाग में रखना। प्रिज्म लिमिटेड अ होली ओन सब्सिडरी कंपनी ऑफ ग्राम पीटी, ये जो ग्राम पीटी नाम की कंपनी थी, इसकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम क्या है? प्रिज्म लिमिटेड। ठीक है। डिसाइडेड टू फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट आउटसाइड इंडिया। वो एक दूसरा फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना चाहती है। क्या वो कर सकती है? क्या वो दूसरा फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट कर सकती है? हमने बोला सर अगर आप डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना चाहते हो तो ऐसे में तो सेक्शन नंबर 128 के अंदर भी हम लोग बातें पढ़ते हैं कि अगर आपको डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको हो सकता है अलाउ कर दे। इसमें हम कुछ नहीं बोलते हैं। आपको अगर डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना है हमारी फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी को, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से जाकर के परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है आपको अलाउ कर दे। जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोले वैसा आपको अकॉर्डिंगली एडवाइस किया जाता है कि आप वैसा ही प्रोसीजर फॉलो करें। ज्यादा कुछ इस क्वेश्चन में खास बात थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? रेडिक्स लिमिटेड अ कंपनी रजिस्टर्ड इन थाईलैंड। रेडिक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो थाईलैंड में रजिस्टर्ड है। ऑल्दो इट हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश इन इंडिया, येट इट इज एंगेज इन ऑनलाइन बिजनेस थ्रू रिमोट डिलीवरी। उनका हालांकि इंडिया में तो कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, पर वो ऑनलाइन रिमोट डिलीवरी के थ्रू हेल्थ केयर सर्विस जो है वो इंडिया में देते हैं। बताइए क्या उनकी लीगल पोजीशन है रेडिक्स लिमिटेड की? क्या वो फॉरेन कंपनी है या नहीं? मैंने बोला कि देखो यार, तुम्हारे इंडिया में फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस हो या ना हो उससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो सेक्शन 2 क्लॉज 42 ने जो 3 बातें बोली है मैं तो सिर्फ वो चेक करूंगा। पहला, इट शुड बी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। हमने बोला हाँ सर, थाईलैंड में बनी है। मैंने बोला सेकंड, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। क्या इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है? तो हमने बोला सर फिजिकल तो नहीं है। मैंने बोला फिजिकल मैंने पूछा ही नहीं। क्या किसी भी मोड में प्लेस ऑफ बिजनेस है? हमने बोला हाँ सर, रिमोट डिलीवरी के थ्रू ऑनलाइन बिजनेस, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में प्रेजेंस है। मैंने बोला कंडीशन नंबर 2 भी आप चेक कर चुके हो। मैंने पूछा कंडीशन नंबर 3, क्या आप इंडिया में बिजनेस करते हो? मैंने बोला हाँ, बिजनेस तो हेल्थ केयर सर्विस तो वो इंडिया में देते ही हैं। मैंने बोला तीनों कंडीशन जब आपकी सेटिस्फाई हो गई है तो फिर अपने आप को फॉरेन कंपनी बोलने से शर्मा क्यों रहे हो? तुम एक फॉरेन कंपनी ही हो। फिर आया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कंपनी जिसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है पर वो ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू टेली मार्केटिंग दे रही है। मैंने बोला सर ये तो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे सेम ही हो गया, इसे भी फॉरेन कंपनी ही बोलेंगे हम। हमने बोला इसे भी फॉरेन कंपनी ही बोलेंगे। सेकंड, कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है। एम्प्लॉय एजेंट इन इंडिया बट हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है पर वो क्या करते हैं, इंडिया में एजेंट एम्प्लॉय करते हैं।
A company which is incorporated outside India employ agent in India but has no place of business in India. इंडिया में कोई उनका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉय एजेंट करते हैं. मैंने बोला कि तीन बातें. पहली तो देखो आप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. मैंने बोला हाँ सर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, तो ये इंडिया तो है. दूसरा, क्या उनका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है? मैंने बोला नहीं, इंडिया में कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ना तो फिजिकल है ना ही ऑनलाइन है. क्या यहां पर इस लाइन में कहीं पे भी ये दिया हुआ है कि उनका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो? जबकि उन्होंने तो खुद से लिखा है हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया. जब आपका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है तो हम ऐसे में आपको फॉरेन कंपनी कैसे बोल सकते हैं? ध्यान से सुनो, तीन कंडीशन चेक करनी थी. पहली कंडीशन चेक. दूसरी कंडीशन थी कि क्या इंडिया में आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया आइदर इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली. तो मैंने बोला कि ऐसा भी नहीं है, ना इटसेल्फ है ना थ्रू एजेंट है. मैंने बोला कि यार बात तो सही बोल रहे हो आप, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस आपका नहीं है. जब इंडिया में आप लोगों का प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है तो ऐसे में हम आपको फॉरेन कंपनी कैसे बोल सकते हैं? यू आर नॉट अ फॉरेन कंपनी. थर्ड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ शेयर होल्डर्स हु ऑल आर इंडियन सिटीजन. लो भाई, एक कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट है जिसके सारे शेयर होल्डर्स क्या है? इंडियन. सारे शेयर होल्डर्स क्या है? इंडियन. बताओ ये कंपनी फॉरेन कंपनी है या नहीं? मैंने बोला कि यार सारे शेयर होल्डर्स इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, ये बोल के मुझे क्यों बता रहे हो तुम? इससे मुझे क्या मतलब? मुझे तो 2 क्लॉज 42 को ही चेक करना है हमेशा. 2 क्लॉज 42 बोलता है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. मैंने बोला हाँ, पहली कंडीशन चेक. मैंने बोला दूसरी, क्या उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में? मैंने बोला कोई इंफॉर्मेशन नहीं. क्या वो इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं? मैंने बोला उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं. जब पता ही आपको कि दो चीजें तो आपके पास है ही नहीं, तो ये फॉरेन कंपनी कैसी है? सारे शेयर होल्डर्स इंडियन सिटीजन हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं. सारे शेयर होल्डर्स इंडियन सिटीजन है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं. इट इज इमटेरियल दैट ऑल ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स आर इंडियन सिटीजन. हम आपको कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी. क्यों? क्योंकि आप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. ठीक. फिर आया क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताओ फॉलोइंग कंपनीज फॉरेन कंपनी है या नहीं. पहला, रेडस्टोन लिमिटेड, कंपनी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीट एंड एग्जीक्यूट बिजनेस डिसीजंस एट देयर बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन इंडिया. एक कंपनी है जो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया में आते हैं, बोर्ड मीटिंग करते हैं. बताओ ये रेडस्टोन नाम की जो कंपनी है ये फॉरेन कंपनी है या नहीं? मैंने बोला तीन चीजें चेक करनी है. सबसे पहला, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. हमने बोला हाँ सिंगापुर. सेकंड, क्या उनका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है? मैंने बोला नहीं, इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस की इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी हुई है. थर्ड, कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. क्या इंडिया में कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं? मैंने बोला हाँ सर, वो इंडिया में बोर्ड मीटिंग करते हैं. मैंने बोला क्या बोर्ड मीटिंग करने से बिजनेस चल जाता है? क्या बोर्ड मीटिंग करने से बिजनेस चल जाता है? सिर्फ बोर्ड मीटिंग करना डज नॉट मीन दैट यू आर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. अरे भाई, 4 लोग आए इंडिया में, आके होटल में उन्होंने अपना सामान रखा और यहाँ पे मीटिंग डिस्कस कर ली, तो क्या आप बोलोगे कि इंडिया में बिजनेस करते हैं वो? अरे मान लो कि वो फुटबॉल क्लब है पेरिस वाला, उसके 4 मेंबर्स यहाँ आए, कोच और 4 खिलाड़ी इंडिया में एंजॉय करने के लिए, वेकेशंस के लिए, और उन्होंने मुंबई में जा करके घूमा फिरा और जूहू बीच पे बैठ के उन्होंने अपनी एक बोर्ड मीटिंग कर ली, बोला कि अगला मैच हमको ऐसे खेलना है. तो क्या आप ऐसा बोल दोगे कि इंडिया में भी ऑपरेट करता है वो वाला क्लब? नहीं, वो इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट नहीं करते हैं. तो अकॉर्डिंगली सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग इंडिया में हो जाने से आप उसे इंडिया में बोर्ड मीटिंग हो जाने से आप उसे इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी नहीं मान सकते. तो सिंस एक तो इसकी प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया में नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, साथ ही साथ आप बिजनेस एक्टिविटी भी इंडिया में कंडक्ट नहीं करते हैं, तो हम बोलेंगे कि भैया ये जो रेडस्टोन लिमिटेड है ये एक फॉरेन कंपनी नहीं है. सेकंड, XEX लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रजिस्टर्ड इन दुबई. कंडीशन नंबर 1 चेक. इंस्टॉल्ड इट्स मेन सर्वर इन दुबई फॉर मेंटेनिंग ऑफिस ऑटोमेशन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर इट्स क्लाइंट इन इंडिया. क्लाइंट इन इंडिया. पहला, कंडीशन नंबर 1 सर चेक. कंडीशन नंबर 2, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. हमने बोला हाँ, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू इंडिया में काम कर रहे हैं. तीसरा, कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. बोला क्लाइंट उन्होंने खुद से ही लिख दिया, इंडिया में उन लोगों के क्लाइंट है. जब तीनों कंडीशन चेक हो रही है तो हम बोलेंगे कि XEX लिमिटेड नाम की जो कंपनी है ये एक फॉरेन कंपनी है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया registered in Macau, Russia has installed its main server in Macau for maintaining office
ऑटोमेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर इट्स क्लाइंट इन इंडिया। सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, दुबई की जगह मकाऊ लिख दिया, हम नहीं डरेंगे, हम बोलेंगे कि ये एक फॉरेन कंपनी है। सेकंड, कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एम्प्लॉय एजेंट इन इंडिया बट हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सर ये भी सेम रिपीट हो गया, जी हाँ रिपीट हो गया है, तो बताओ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। क्यों? क्योंकि इंडिया में आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ये देखो लिखा है नो प्लेस ऑफ बिजनेस, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो है कंपनी ये फॉरेन कंपनी नहीं है। थर्ड, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, registered in Australia, authorized Mr. X in India to source customer and subsequently to enter into contract with them on behalf of the company। एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जिसने मिस्टर एक्स को ऑथोराइज किया कि वो इंडिया में क्या करे, कस्टमर्स ढूंढे, कस्टमर्स को सोर्स करे और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। बताइए ये जो कंपनी है इसे फॉरेन कंपनी बोलेंगे क्या? हमने बोला हाँ शायद बोल सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। पहला, क्या ये इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है? हमने बोला हाँ ऑस्ट्रेलिया में हुई है। सेकंड, क्या उनका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है? हमने बोला सर उनका डायरेक्टली तो नहीं है पर एजेंट के थ्रू है, उन्होंने मिस्टर एक्स को क्या कर दिया है, एजेंट बना लिया है अपना, और मिस्टर एक्स जो है उनके बिहाफ पे यहाँ पे बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो यस उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, हम बोलेंगे। थर्ड, क्या वो इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं? हमने बोला हाँ भाई वो कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं कंपनी के बिहाफ पे, तो आंसर इज यस। तीनों कंडीशन चेक हो गई, हम बोलेंगे कि ये जो कंपनी है ये क्या है, इट इज अ फॉरेन कंपनी। Point number 4, a company incorporated outside India, registered in Mauritius, all the business model, financial strategy, important decisions are carried out and taken at the board meeting held only in India। लो भाई क्या बोल रहे हैं कि मॉरिशियस की एक कंपनी है, वो सिर्फ इंडिया में ही बोर्ड मीटिंग करती है और वहीं से डिसाइड करते हैं कि बिजनेस कैसे चलेगा। अरे डिसाइड करने से बिजनेस चल नहीं जाता है, सिर्फ बोर्ड मीटिंग कर लेने से, सिर्फ बोर्ड मीटिंग कर लेने से ऐसा नहीं मानते हैं कि इंडिया में आपकी बिजनेस एक्टिविटी है। साथ ही साथ इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस के भी सबूत आप लोगों ने नहीं दिए, अकॉर्डिंगली हम क्या बोलेंगे कि ये कंपनी एक फॉरेन कंपनी नहीं मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 से देखो अब यहां से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सेक्शन नंबर 379 के, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार इन पे ध्यान दीजिए अच्छे से। क्या बोल रहे हैं? प्योर सॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय 2 सिटीजन्स इन इंडिया हु आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। प्योर सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हुई है, जिसकी 60% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल, जिसकी 60% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल 2 इंडियन सिटीजन होल्ड करते हैं, जो दोनों कौन है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कंपनी वांट्स टू ओपन अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं कोलकाता के अंदर। डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ प्योर सॉफ्ट सॉल्यूशंस एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बताइए कि ये जो प्योर सॉफ्ट सॉल्यूशन कंपनी है इसका क्या स्टेटस है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। सिर्फ इतना बोल देने से काम नहीं चलेगा कि सर इट इज अ फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42। साथ ही साथ आपको सेक्शन नंबर 379 भी याद आना चाहिए, जो किस बारे में बात करता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसकी मोर देन या जिसकी नॉट लेस देन 50% शेयर कैपिटल, नॉट लेस देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन और अ इंडियन कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो ऐसे केसेस में उस कंपनी के ऊपर सेक्शन 379 से लेके 393 तो अप्लीकेबल होगा ही सही, साथ साथ में वो वाले प्रोविजंस भी अप्लीकेबल हो जाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डीम फिट लगते हैं, और उस कंपनी का इंडियन बिजनेस को ऐसा माना जाएगा कि इट इज अ डीम्ड इंडियन कंपनी। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। सेक्शन नंबर 379, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनी, क्या बोलता है? अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि कोई भी फॉरेन कंपनी होगी या नहीं होगी कैसे डिसाइड करते हैं? 2 क्लॉज 42 के हिसाब से डिसाइड करते हैं, और अगर वो फॉरेन कंपनी होती है तो उसके ऊपर सेक्शन नंबर 379 से लेके 393 जो है वो अप्लीकेबल हो जाता है। बिल्कुल क्लियर, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। अब मैं इससे थोड़ा सा आगे चल रहा हूं और एक और बात क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है, मतलब 2 क्लॉज 42 की तीनों कंडीशन को आप चेक कर चुके हो और आपने बोला हाँ कि ये फॉरेन कंपनी है। अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिस फॉरेन कंपनी की नॉट लेस देन 50%
पेड अप शेयर कैपिटल, नॉट लेस देन 50% का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 50% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन के पास है, किसी एक या एक से ज्यादा इंडियन सिटीजन के पास है, बाय वन और मोर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, मतलब किसी इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी या एक से ज्यादा इंडियन कंपनी इसके पास है, तो ऐसे केसेस में उस कंपनी को सच कंपनी शेल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22, मतलब 379 से 393 तक के सेक्शंस तो अप्लीकेबल होंगे ही सही, एंड सच अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड with regard to the business carried on by it in India as it were a company incorporated in India। मतलब अगर आपके 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल इंडियंस ओन करते हैं तो आपके ऊपर चैप्टर 22 तो अप्लीकेबल होगा ही सही, साथ साथ में आपके ऊपर इस एक्ट के वो प्रोविजंस भी अप्लीकेबल हो जाएंगे जो किसी इंडियन कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं, मतलब वो कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई होती है। मतलब अगर आपके 50% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल किसी इंडियन ने होल्ड करी है तो आपकी फॉरेन कंपनी होने के बावजूद भी आपको एक इंडियन कंपनी ट्रीट कर लिया जाएगा। ठीक, तो यहां पे यही दिया हुआ है कि प्योर सॉफ्ट सॉल्यूशन नाम की कंपनी है जिसकी 60% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है, इंडियन सिटीजन्स। तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे कि आप एक फॉरेन कंपनी तो है ही सही, साथ साथ में आपको डीम्ड इंडियन कंपनी भी मान लेंगे, मतलब डीम्ड कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, और आपके ऊपर फिर चैप्टर नंबर 22 के अलावा वो वाले प्रोविजंस भी लगने लग जाएंगे जो किसी इंडियन कंपनी के ऊपर लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखो प्रोविजन समझ में आ गया, तो अब ये वाले सारे क्वेश्चन तुमको ऐसे फट 2-2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं, किड्स टॉय लिमिटेड जो जापान में रजिस्टर्ड है, मुंबई में ब्रांच ऑफिस खोलना चाहती है, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल ऐसे है लोगों के पास, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जियालाल जो एक इंडियन सिटीजन है 10%, इक्विटी शेयर कैपिटल रामलाल जो एक इंडियन सिटीजन है 20%, और इक्विटी शेयर कैपिटल स्मार्ट टॉय लिमिटेड जो एक इंडियन कंपनी है जिसके पास कितनी है 20%। 20 और 20 40, 40 और 10 50, सर 50%, मैंने क्या बोला था, नॉट लेस देन 50%, मतलब एटलीस्ट 50%, तो यहां पे कितना हो गया, एटलीस्ट 50%। 50% ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन, मैंने बोला हाँ ये भी इंडियन सिटीजन है, जियालाल रामलाल भी इंडियन सिटीजन है, और स्मार्ट टॉयज लिमिटेड जो है वो भी का है इंडियन कंपनी। तो ऐसे केसेस में अगर आपकी एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन और वन और मोर इंडियन कंपनी, देन इन सच अ case on that company provisions of chapter 22 as well as such other provisions as it may deem fit by central government will be applicable on as it just same like a company incorporated in India। जैसे एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया के ऊपर लगते हैं वैसे ही सेम प्रोविजंस आपके ऊपर भी अप्लीकेबल हो जाएंगे। ध्यान किन बातों का रखना है इन क्वेश्चंस में, प्रोविजन तो आप याद कर लोगे कि चैप्टर 22 और वो वाले प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे, पर दो चीजों का ध्यान रखना। पहला तो क्या, यहां पे लिखा हुआ है नॉट लेस देन 50%, इसका मतलब 50% भी है तो भी सेक्शन नंबर 379 की कवरेज में आ गए हैं। ऐसा ना हो कि मोर देन 50% आप करके आ जाएं। यहां पे कितना दिया हुआ है, नॉट लेस देन 50%, दैट मींस एटलीस्ट 50%। साथ ही साथ वहां पे दिया हुआ है पेड अप शेयर कैपिटल वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस, तो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो उससे भी हमें मतलब नहीं, हम दोनों को ही काउंट करते हैं। तो ऐसा मत बोलना कि ये तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है मैं इसको नहीं मानता, ऐसा मत करना। प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों को ही आपको इंक्लूड करना है। साथ ही साथ आपको पेड अप शेयर कैपिटल लेना है, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा अभी आपको, तो पेड अप शेयर कैपिटल भी आपको और थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स नाम की कंपनी है जो कोरिया में रजिस्टर्ड है, ब्रांच ऑफिस खोल रही है चेन्नई में, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इक्विटी शेयर कैपिटल मिस्टर एल के पास है 10%, आर के पास है 20% और फेयरनेस कॉस्मेटिक लिमिटेड के पास है 20%। सर ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, जी हाँ 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50% मतलब एटलीस्ट 50% हो गया। एटलीस्ट 50 हो गया तो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स लिमिटेड को ऊपर वो वाले प्रोविजंस अप्लीकेबल हो जाएंगे जो एक इंडियन कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं, मीन्स जो एक इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया के ऊपर होते हैं वो सारे प्रोविजंस अप्लीकेबल हो जाएंगे। Question number 10. Vijay, an Indian citizen, holds 25% of paid up share capital.
एक इंडियन सिटीजन है विजय, जो 25% शेयर होल्ड करते हैं 7 स्टार लिमिटेड के, ठीक है, जो कंपनी सिंगापुर में बनी है, विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 मिलियन सिंगापुर डॉलर। कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल देखे रखिए 10 मिलियन सिंगापुर डॉलर। WPS लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम क्या है, WPS लिमिटेड, जो 30% शेयर होल्ड करती है 7 स्टार लिमिटेड के। ओके, 7 स्टार लिमिटेड के 25% शेयर विजय होल्ड करता है और 7 स्टार लिमिटेड के 30% शेयर WPS होल्ड करती है। सर 30 + 25 का मतलब हो गया 55। ओके, इट इज मोर देन 50 या एटलीस्ट 50 तो हो ही गया, ठीक है। 7 Star Limited has recently established a share transfer office at New Delhi. Examine whether the said company is Indian company or foreign company. ये जो 7 Star कंपनी है ये इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, और साथ ही साथ बताइए कंपनी को कि क्या फॉर्मेलिटीज उसे कंपनी से 2013 की कंप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने बोला कि भैया आप के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इंडियन कंपनी बोल दें, हम आपको डीम्ड इंडियन कंपनी मानेंगे ताकि आपसे एक्ट का कंप्लायंस करवा पाए। वैसे तो आप एक फॉरेन कंपनी हो, क्यों? क्योंकि आप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है और आप इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो। जब तीनों चीज आपने चेक कर ली तो आप एक फॉरेन कंपनी हो। अरे फॉरेन कंपनी हो, 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल इंडियंस ओन करते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी बोल देंगे। क्या फालतू बातें कर रहे हो? ये हम डीम्ड इंडियन कंपनी इसलिए मानते हैं ताकि आपसे एक्ट का कंप्लायंस करवा पाए, आपके ऊपर एक्ट के प्रोविजंस हम एप्लीकेबल करवा पाए। तो कंपनी को मानेंगे तो क्या, फॉरेन कंपनी। बट सिंस आपकी 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल इंडियन होल्ड करते हैं, आपकी 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल कौन होल्ड करते हैं? इंडियन होल्ड करते हैं। तो ऐसे केसेस में आप सेक्शन नंबर 379 में कवर हो गए एंड अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 22 के अलावा इस एक्ट के वो सारे प्रोविजंस आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएंगे जो किसी इंडियन कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं। Then comes question number 11. Question number 11 क्या बोल रहा है? RFC Limited has been incorporated in Singapore. RFC Limited नाम की एक कंपनी है जो सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हुई, जिसका बिजनेस प्लेस है कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई, प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, बिजनेस एक्टिविटी भी इंडिया में करते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? एक फॉरेन कंपनी है। कंपनी हैज इशूड 5 लाख शेयर्स ऑफ $100 ईच। कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है? 5 लाख शेयर्स ऑफ $100 ईच, ठीक है, जिसके अंदर 4 लाख इक्विटी शेयर है और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है। मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है, कंपनी में इक्विटी भी है, कंपनी में प्रेफरेंस भी है। शेयर कैपिटल जो है वो फुली पेड अप है, कंपनी के जितने शेयर की वैल्यू है वो पूरी कैसी है? फुली पेड अप, एक्सेप्ट 5000 प्रेफरेंस शेयर, जिसके ऊपर ₹50 अभी भी आना बाकी है, $50 अभी भी आना बाकी है। मैंने बोला कि कंफ्यूज मत हो, देखो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? RFC। कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स भी हैं, प्रेफरेंस भी है। कंपनी के पास 4 लाख इक्विटी शेयर है जो कितने के हैं? 100। कंपनी के पास 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है जो कितने के हैं? 100। मैंने बोला कि ये जो 100 है ये तो पूरे के पूरे क्या है? पेड अप, मतलब 100 में से 0 माइनस करना है और पूरा का पूरा क्या हो गया? पेड अप। मैंने बोला बहुत बढ़िया, पर जो प्रेफरेंस है ना, इस प्रेफरेंस में से 95,000 तो फुली पेड अप है, पर जो 5,000 शेयर्स है ना, इसके ऊपर, ये जो 5,000 शेयर है ना, इसके ऊपर अभी ₹50 आना बाकी है, मतलब इस पे ₹50 अभी तक पेड अप नहीं है। सिर्फ सब्सक्राइब कितनी है अभी, पेड अप कितनी है अभी? सिर्फ ₹50। मैंने बोला ठीक है, पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। RZW, an Indian citizen holding 26,000 preference share, which include 1,100 partly paid up shares, and RJW नाम की एक कंपनी है, इंडियन कंपनी, जो RFC लिमिटेड के 26,000 प्रेफरेंस शेयर होल्ड करती है। 26,000 में से 1,100 कौन से हैं? पार्टली पेड अप। मतलब पार्टली पेड अप मतलब वो जिसके ऊपर अभी ₹50 ही कॉल किए हुए हैं, ठीक है। एंड रॉन्टे लिमिटेड इन न्यू दिल्ली इज होल्डिंग 2,23,500 इक्विटी शेयर्स। और रॉन्टे लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, इंडियन कंपनी, जो 2,23,500 शेयर्स होल्ड करती है, इक्विटी शेयर्स। मैंने बोला बहुत बढ़िया। Registrar issued a notice under section 379 addressed to the person whose name and address has been delivered to the registrar for compliance under Companies Act 2013. The above notice was delivered to the address. ये इतना काम का भी पॉइंट नहीं है क्योंकि हम इसको बाद में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? वेदर RFC इज अ फॉरेन कंपनी। RFC क्या फॉरेन कंपनी है या नहीं, और क्या ये सेक्शन 379 में कवर होती है या नहीं। सबसे पहला मैंने बोला फॉरेन कंपनी होने के लिए 3 चीजें चेक करते हैं।
इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मैंने बोला हाँ सिंगापुर में बनी है। दूसरा क्या उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, मैंने बोला हाँ मुंबई में उनका ऑफिस है। तीसरा क्या वो इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, मैंने बोला हाँ करते हैं। मतलब ये एक फॉरेन कंपनी तो है, फॉरेन कंपनी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। रही बात क्या सेक्शन नंबर 379 इनके ऊपर अप्लीकेबल होगा। सर सेक्शन नंबर 379 तब अप्लीकेबल होता है जब जब नॉट लेस देन 50%, मतलब एटलीस्ट 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन और इंडियन कंपनी। कम से कम 50% इंडियन सिटीजन या इंडियन कंपनी होल्ड करती है, तो ऐसे केसेस में आपके ऊपर सेक्शन 379 एप्लीकेबल होगा। सर 50% होल्ड करती है या नहीं करती है, इसके लिए पहले तो ये तो बताओ कि कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है। तो मैंने बोला कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऐसे नहीं है, अपने को पेड अप शेयर कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो पेड अप शेयर कैपिटल कैसे निकलेगी, सर इक्विटी शेयर 4 लाख रुपए के हैं और पूरा 100 पेड अप है, तो 4 लाख का मल्टीप्लाई सर आप 100 से कर दीजिए। 4 लाख का मल्टीप्लाई जब आप 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 करोड़। 2 4 6 7 7 जीरो लगा दिए, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 4 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कितनी है, मैंने बोला सर वैसे तो प्रेफरेंस शेयर कितने हैं 1 लाख, पर 1 लाख में से कुछ फुली पेड अप है और कुछ हाफ पेड अप है, तो इनकी पेड अप शेयर कैपिटल अपने को टोटल निकालनी पड़ेगी। 95,000 तो इंटू 100 कर लो, 95,000 को तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 95,000 इंटू 100, तो ये तो आ गया सर 95 लाख, ये तो आ गया सर 95 लाख। इसको मैंने कर दिया मेमोरी प्लस। और जो बचे हुए 5,000 शेयर्स हैं, ये जो बचे हुए 5,000 शेयर्स हैं, इनमें 50 पेड अप है, तो इनको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर आ गया 2.5 लाख, 2,50,000। अब मैंने बोला कि ये तीनों को प्लस कर दो, 4 करोड़ प्लस 95 लाख प्लस 2,50,000। तो मैंने बोला सर इन दोनों को प्लस करा तो आ गया 97,50,000, और 4 करोड़ में इसको ऐड किया तो आ गया 4,97,50,000। 4,97,50,000 टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी है, 4,97,50,000। इसका 50%, एटलीस्ट 50% किसको होल्ड करना है, इंडियन सिटीजन्स को या इंडियन कंपनी को। तो सबसे पहले तो आरजेडब्ल्यू नाम का एक इंडियन सिटीजन है जो कितने होल्ड करता है शेयर, सर 26,000 प्रेफरेंस शेयर, जिसके अंदर 1100 तो पार्टली पेड अप है। लो अब इसका कैलकुलेशन अलग से करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखो टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, न्यूमेरिकल इन्वॉल्व हो गए, बट अच्छा क्वेश्चन है। आरजेडब्ल्यू ने 26,000 प्रेफरेंस शेयर होल्ड करे, 26,000 में से 1100 जो हैं उनके ऊपर 50 पेड अप है, और बचे हुए के ऊपर कितना पेड अप है, पूरा का पूरा। तो 26,000 माइनस 1100 कितना होता है, 26,000 माइनस 1100 सर 24,900। तो 24,900 के ऊपर तो 100 पेड अप है, और 1100 के ऊपर कितना है 50। तो दोनों को अभी देख लेते हैं सर, 24,900 इंटू 100, इसको कर दिया मेमोरी प्लस, और 1100 इंटू 50 इसको भी कर दिया मेमोरी प्लस। तो सर टोटल कितना आ गया, 24,900 इंटू 100 इज इक्वल्स टू मेमोरी प्लस, और 1100 इंटू 50 इज इक्वल्स टू मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल। सर ये आ गया टोटल 25,45,000। 25,45,000 के होल्ड कौन करता है, आरजेडब्ल्यू। और एक और पार्टी थी सर, कौन सी, एक और पार्टी थी जिसका नाम था सर रॉन्टे लिमिटेड, जो 2,23,500 शेयर्स होल्ड करता है इक्विटी के। 2,23,500 जो 100 के हैं और पूरी पेडअप है, क्या है, पूरे के पूरे पेडअप। तो ये तो सिंपल है, 2,23,50,000, 2,23,50,000। तो 2,23,50,000 में 25,45,000 को ऐड करना है, 2,23,50,000। तो सर टोटल हो गई, टोटल पेडअप शेयर कैपिटल जो ये दोनों मिलके होल्ड करते हैं, ये कितनी है, 2,48,95,000। और कंपनी की टोटल पेडअप शेयर कैपिटल कितनी थी, अभी हमने निकाली थी 4,97,00,000, 4,97,50,000 इंटू 100। अभी आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज होल्ड करते हैं, 4,97,50,000। तो सर ये आ गया 50.04%,
50.04%। इसीलिए मैं इतनी देर से गाना गा रहा था आप लोगों के साथ कि नॉट लेस देन 50%, मतलब एटलीस्ट 50%। यहाँ पे 50.04% है, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये जो आरएफसी लिमिटेड है ये फॉरेन कंपनी तो है, पर इसे सेक्शन नंबर 379 का कंप्लायंस करना पड़ेगा और इसे डीम्ड इंडियन कंपनी मानेंगे एक्ट के कंप्लायंस करने के लिए। ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था क्या, कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशूड अ नोटिस अंडर सेक्शन 379 एड्रेस टू द पर्सन whose name and address has been delivered to the registrar by RFC for compliance. The above notice was delivered at the address which was given by RFC. Whether service of notice by registrar of company is valid or not. अभी क्या बोल रहे हैं कि जो नोटिस आरओसी ने सबमिट किया है वो नोटिस सही है या नहीं, वो जो नोटिस आरओसी ने दिया है वो नोटिस सही है या नहीं। देखो नोटिस के लिए एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 383, अभी हम लोग वो पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। सेक्शन नंबर 383 क्या बोलता है, जब भी आरओसी को आपको कोई नोटिस देना होगा तो आरओसी उसी पर्सन को नोटिस देगी जिसका नाम आपने सेक्शन नंबर 380 के अंदर आरओसी को दिया होगा, और उसी एड्रेस पे देगी जो एड्रेस आपने 380 के अंदर बताया होगा। तो सिंस सेक्शन नंबर 383 क्या बोलता है कि भैया आरओसी का भेजा गया पत्र सफिशिएंट मान लिया जाएगा अगर आरओसी ने उस पर्सन को दे दिया है जिस पर्सन का नाम आपने सेक्शन नंबर 380 के अंदर आरओसी को बताया था। तो यहां पे आरओसी ने क्या किया है, रजिस्ट्रार ने सेक्शन नंबर 379 का नोटिस उस पर्सन को दिया है, एड्रेस टू द पर्सन हुज नेम एंड एड्रेस हैज बीन डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार, जिसका नाम आपने रजिस्ट्रार को दिया था। तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई जो नोटिस की सर्विस रजिस्ट्रार ने दी है वो क्या है, वैलिड मानी जाएगी। तो ये कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने, ये किए टोटल अभी तक हम लोगों ने 11 क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एलिगेंट एजुकेशन लिमिटेड इज अ यूके बेस्ड कंपनी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन। एलिगेंट एजुकेशन नाम की एक कंपनी है यूके की जो क्या करती है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। It has introduced some certificate courses having duration to 4 to 6 months and any person can enroll in the course. Okay, 4 से 6 महीने वाले सर्टिफिकेट कोर्स उन लोगों ने लॉन्च किए हैं जिसमें कोई भी इनरोल कर सकता है। द एजुकेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, वेबिनार एंड स्टडी मटेरियल आर सप्लाइड थ्रू ईमेल्स। जो क्लासेस है वो ऑनलाइन वेबसाइट के मोड से दी जाती है और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो कैसे आ जाता है, ईमेल के थ्रू कैंडिडेट के पास, स्टूडेंट के पास चला जाता है। कंपनी इज नॉट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में उनका इसके अलावा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ऑफ कोर्स फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस उन लोगों का नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो वेबसाइट के थ्रू अपना बिजनेस कर रहे हैं। इट इज मेंशन दैट ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव एनरोल्ड आर द इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो कोर्स में एनरोल किया है वो सब कौन है, वो सब इंडियन स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, based on the above facts, procuring 100% business from India, whether the company will be treated as a foreign company or Indian। कंपनी को फॉरेन कंपनी बोलेंगे या इंडियन कंपनी, क्यों, क्योंकि 100% बिजनेस कहां से आ रहा है, इंडिया से। तो क्या आप इस कंपनी को इंडियन कंपनी बोलोगे? पहला क्वेश्चन बताओ भैया, किसी भी कंपनी को फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी बोलने का क्राइटेरिया 2 क्लॉज 42 के अंदर दिया हुआ है। 2 क्लॉज 42 क्या बोलता है कि 3 चीजें आपको चेक करनी है कि कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है या नहीं। सबसे पहला, इट शुड बी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। हमने बोला हाँ भाई यूके में बनी है। सेकंड, इट इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सर ऑल दो उनका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में फिजिकली नहीं है, पर वो इलेक्ट्रॉनिकली तो इंडिया में प्रेजेंस है। एंड कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी, हमने बोला हाँ भाई ऑनलाइन एजुकेशन का काम आप लोगों का है, आप ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ आप लोगों का इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी भी है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, हम बोलेंगे कि एलिगेंट एजुकेशन जो है ये क्या है, एलिगेंट एजुकेशन एक फॉरेन कंपनी है। Part 2, what will be your answer if the above question more than 55% of foreign companies paid up share capital is held by Indian company और Indian citizen। अगर 50% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल, अगर 55% की पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है, उस फॉरेन कंपनी की इंडियन सिटीजन होल्ड करते हैं, तो आप उसे क्या बोलेंगे? सर ऐसे केसेस में अभी हम उसे फॉरेन कंपनी ही ट्रीट करेंगे, ऐसे केसेस में भी हम उन्हें फॉरेन कंपनी ट्रीट करेंगे, पर एक्ट के कंप्लायंसेस के लिए उसे ऐसा मान लेंगे कि इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। वो फॉरेन कंपनी ही है, बट दैट शेल बी कंस्ट्रूड, दैट शेल बी डीम्ड एज द कंपनी या दैट शेल बी डीम्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इन इंडिया फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। जो एक्ट है उसके एप्लीकेशन के लिए हम उसे इंडियन कंपनी मान लेंगे।
Question number 13. Again, the basic questions are there. Search and Find Pte Limited, incorporated in Singapore. Company sell its goods through electronic mode on the e-commerce platform in India. इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू अपना सामान जो है वो इंडिया में बेचते हैं. सर्च एंड फाइंड नाम की कंपनी जो सिंगापुर की है. However, it does not have any branch or office in India. उनका कोई भी फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है. Is the company required to submit the document under section 380? क्या कंपनी को सेक्शन नंबर 380 के अंदर डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने हैं? हमने बोला 380 क्या होता है. 380 बोल रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक फॉरेन कंपनी को आरओसी के पास डिलीवर करने होते हैं. तो सबसे पहली बात तो ये आ गई कि 380 अप्लीकेबली किसके ऊपर होता है, फॉरेन कंपनी के ऊपर. तो पहले तो ये बताओ कि क्या फॉरेन कंपनी है. हमने बोला कि चेक करना पड़ेगा. सबसे पहले इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. हाँ, सिंगापुर में बनी है, तो कंडीशन नंबर 1 चेक. दूसरा, सेल इट्स गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू सामान बेच रही है, मतलब इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू है. तीसरा, सामान बेच रही है, मतलब इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी भी कर रही है. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हम बोलेंगे कि इट इज अ फॉरेन कंपनी. ठीक. फिर हमने बोला सेक्शन नंबर 380 क्या बोलता है कि एवरी फॉरेन कंपनी विद इन 30 डेज हैज टू डिलीवर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी न्यू दिल्ली. हर फॉरेन कंपनी को स्टैब्लिशमेंट के विद इन 30 डेज आरओसी न्यू दिल्ली के पास कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं. तो क्वेश्चन यही था, इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट? आंसर इज यस. अ फॉरेन कंपनी नीड्स टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी न्यू दिल्ली विद इन 30 डेज ऑफ स्टैब्लिशमेंट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? DEJY इज अ कंपनी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर. सिंगापुर की एक कंपनी जिसका नाम क्या है? DEZY. डिजायर टू एस्टेब्लिश अ ब्रांच ऑफिस इन मुंबई. मुंबई में भी अपनी ब्रांच ऑफिस खोलना चाहती है. यू बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्या बात है, हम भले चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हैं, पर इन्होंने हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लिया. हैव बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी एज अ लाइसेंस ऑफिस फॉर द कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी. आपको उन्होंने लाइसेंस ऑफिस मतलब कम्युनिकेटिंग ऑफिसर बना लिया है कि आप आरओसी और इस कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन चैनल बन जाए. एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज विद कंपनी से 2013 विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग बातों के ऊपर आप अपनी राय दीजिए. वेदर ब्रांच ऑफिस विल बी कंसीडर्ड एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. क्या ब्रांच ऑफिस को कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया मानेंगे, फॉरेन कंपनी मानेंगे क्या? आंसर इज यस. भैया फॉरेन कंपनी के लिए 2 क्लॉज 42 की 3 बातें चेक करनी है. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हमने बोला हाँ सिंगापुर. क्या इंडिया में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है? हाँ, इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोल रहे हैं. क्या इंडिया में बिजनेस करेंगे? ऑफ कोर्स, बिजनेस करने के लिए ही तो दुकान खोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इट इज अ फॉरेन कंपनी. सेकंड, इफ यस स्टेट द डॉक्यूमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट. क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो कंपनी को सबमिट करना पड़ेंगे? हमने बोला सेक्शन नंबर 380 क्या बोलता है कि एवरी फॉरेन कंपनी, हर फॉरेन कंपनी को विद इन 30 डेज ऑफ स्टैब्लिशमेंट, जिस दिन वो इंडिया में आई उसके 30 डेज के अंदर अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स आरओसी को सबमिट करने पड़ेंगे. कुछ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट करने पड़ेंगे. कौन कौन से? पहला, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर, स्टेच्यूट, मेमोरेंडम और आर्टिकल. मतलब जहां से आप आए हो उस देश के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कोई भी चार्टर डॉक्यूमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट आपका है तो उस डॉक्यूमेंट की एक सर्टिफाइड कॉपी आरओसी को सबमिट करो. आपका पूरा एड्रेस बताओ, प्रिंसिपल ऑफिस का एड्रेस बताओ, जो जिस देश से आए हो आप उस देश में आपका जो फुल ऑफिस का एड्रेस है वो एड्रेस हमको बताओ. इसके अलावा कौन कौन आपकी कंपनी में डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, उनकी डिटेल्स हमको दे दो. इसके अलावा हमको ऐसे पर्सन का नाम और एड्रेस बताओ जिससे हमें यहाँ पे पूछताछ करनी है. मतलब आप किसी को ऑथोराइज करेंगे यहाँ पे इंडिया में भी बिजनेस चलाने के लिए, तो उस पर्सन का नाम और एड्रेस हम लोगों को बता दो. इंडिया में आपका फुल एड्रेस कहाँ है वो बता दो. आपने इंडिया में आज से पहले कोई भी बिजनेस प्लेस ओपन करी थी क्या और उसे बंद किया है क्या? आज से आप आए हो, क्या आज के पहले भी कभी इंडिया में आए थे? अगर हाँ तो उसके जवाब दो. क्या उसको बंद कर चुके हो? तो उसकी भी जवाब दो. डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर कन्विक्टेड और डिबार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. मतलब जो जिन लोगों को आप डायरेक्टर बना रहे हो, जो कंपनी के आपके डायरेक्टर हैं, वो लोग डिबार्ड तो नहीं है, उनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं चल रही है, और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आरओसी आपसे मांगे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 15, जैक्सन एंड जैक्सन एलएलसी इनकॉर्पोरेटेड इन जर्मनी. जैक्सन एंड जैक्सन नाम की एक कंपनी है जो कहाँ की है? जर्मनी की. वो इंडिया में मुंबई के अंदर अपना प्लेस ऑफ बिजनेस चालू करना चाहते हैं. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो जर्मन लैंग्वेज में. क्या वो ऐसे के ऐसे डॉक्यूमेंट आरओसी के पास सबमिट कर सकते हैं? हमने बोला नहीं, ये क्या फालतू मजाक लगा रखा है. सेक्शन नंबर 380 बोलता है कि भैया हमको तुम्हारी जर्मन और चाइनीज लैंग्वेज समझ में थोड़ी आती है, हमको तो इंग्लिश चाहिए. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है तो आप आपके डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करिए और सर्टिफाइड कॉपी इंग्लिश में हमारे पास सबमिट करिए. एवरी फॉरेन कंपनी विद इन 30 डेज
डिलीवर द डॉक्यूमेंट्स टू आरओसी अंडर सेक्शन 380। फर्दर, हालांकि इफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन इंग्लिश, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। आप पहले उसको ट्रांसफर करिए, उसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप हमें आरओसी में सबमिट करिए। क्वेश्चन नंबर 16, एबीसी फॉरेन कंपनी हैविंग इट्स इंडियन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट कोलकाता। ओके, एक कंपनी है एबीसी नाम की जो फॉरेन कंपनी है, जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर। इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर वेरियस डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्टर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट उनको रजिस्ट्रार को डिलीवर करने। हमने बोला हाँ 380 के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेयर द सेट डॉक्यूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, कहां पे आपको ये डॉक्यूमेंट डिलीवर करना है। हमने बोला भैया वैसे तो आरओसी जहां पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होता है उस प्लेस पे कौन सी आरओसी लगती है वहां पे आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, पर फॉरेन कंपनी के केस में एक ही आरओसी होती है जिसका ज्यूरिसडिक्शन फॉरेन कंपनी के ऊपर पड़ता है, दैट इज आरओसी न्यू दिल्ली। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो रजिस्ट्रार हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली, मतलब आरओसी न्यू दिल्ली के पास जाके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांस स्टार लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन थाईलैंड। थाईलैंड की एक कंपनी जिसका नाम क्या है? ट्रांस स्टार, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस है एजेंट के थ्रू, कहां पे? बेंगलोर में। एजेंट के थ्रू हो इटसेल्फ हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। द एजेंट ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू वो इंडिया में बिजनेस करता है। एज रिगार्ड ट्रांसस्टार लिमिटेड, बताओ फॉलोइंग बातें। वेदर ट्रांसस्टार शेल बी कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्या उसे फॉरेन कंपनी बोलेंगे? हमने बोला बिल्कुल बोलेंगे फॉरेन कंपनी यार, एजेंट की वजह से ऐसा थोड़ी कि आपको फॉरेन कंपनी नहीं बोलेंगे। आपका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू योरसेल्फ हो या एजेंट के हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो मानेंगे कि प्लेस ऑफ बिजनेस है। दूसरी बात, आप फिजिकल मोड के थ्रू बिजनेस करें या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं, हम ऐसा मानेंगे कि आप इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली हम आपको फॉरेन कंपनी तो बोलेंगे, इसमें तो कोई झूठी बात नहीं। What are the regulatory requirements under Companies Act to be complied by the company which has established its place of business with respect to delivery of documents? जब एक इंडिया में आप प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश कर देते हैं एक फॉरेन कंपनी, तो उसे क्या क्या फॉर्मेलिटी फुलफिल करनी होती है डॉक्यूमेंट्स के रिस्पेक्ट में। हमने बोला सेक्शन नंबर 380 के अंदर ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको विद इन 30 डेज सबमिट करने होते हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़े थे। फिर आया क्वेश्चन नंबर 18, टोकुशिया मोटर्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, कहां की? जापान की। उसके शेयर्स कौन हेल्ड करते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया 40% और इंडियन कंपनी होल्ड करती है 40, मतलब सर 50% हो गया, बात हुई एटलीस्ट 50% की, यहां पे हो गया 50। ठीक है। कंपनी हैज ओपनड इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन मुंबई ऑन 15 जनवरी, 15 जनवरी के दिन उन्होंने अपना इंडिया में ऑफिस भी जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया। इन ऑर्डर टू रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड मेक अवेलेबल द डिलीवरी। ठीक है, इंडिया में आपको वो कार मैन्युफैक्चरर है, तो इंडिया से ऑर्डर ले पाए, इसलिए उन्होंने 15 जनवरी 2024 के दिन अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस मुंबई में खोल दिया। द कंपनी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द इंडियन कंपनी लॉ, उनको इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के बारे में जानकारी नहीं थी। हेंस कुड नॉट फाइल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्टर, इसीलिए बेचारे भोले भाले लोग आरओसी के पास डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं कर पाए। द कंपनी कुड फाइल ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन 28 फरवरी, उन्होंने कब फाइल किए? 28 ऑफ फरवरी को। करने कब थे सर? 15 जनवरी में 30 दिन जोड़े, मतलब 14 फरवरी। वैलेंटाइन डे के दिन तक उन लोगों को ये डॉक्यूमेंट जो है वो आरओसी में सबमिट कर देने थे, पर उन लोगों की नींद कब खुली? बाद में। नींद बाद में खुली और उन्होंने कब? 28 ऑफ फरवरी के दिन ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आरओसी में सबमिट करे। बेस्ड ऑन द अबव, ऊपर की बातों को ध्यान में रखते हुए फॉलोइंग बातों के बारे में जानकारी दीजिए। वेदर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22 ऑफ द कंपनीज आर एप्लीकेबल ऑन द टोकुशिया मोटर्स लिमिटेड, क्या चैप्टर नंबर 22 के जो प्रोविजंस हैं वो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हैं? जब भी चैप्टर नंबर 22 आपको देखे, आपको ध्यान में आना चाहिए सेक्शन नंबर 379। सेक्शन नंबर 379 क्या बोलता है? ऐसी कोई भी फॉरेन कंपनी जिसके नॉट लेस देन 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन और इंडियन कंपनी ओवर विच चैप्टर नंबर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड सच अदर प्रोविजन एज मे डीम फिट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी एप्लीकेबल। तो क्या वो सब इसके ऊपर एप्लीकेबल है? हमने बोला हाँ, क्यों? क्योंकि 50% नॉट लेस देन 50% कौन होल्ड करता है? इंडियन सिटीजन या इंडियन कंपनी। तो हमने बोला हाँ, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। आंसर के अंदर छोटा सा करेक्शन है, यहां पे उन लोगों ने 51 लिखा है, आप इसको 50 कर देना। सेकंड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आरओसी को सबमिट करना है? हमने बोला सेक्शन नंबर 380 में अभी पढ़े थे, वही सेम डॉक्यूमेंट्स हम वापस नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में जाके एक बार देख लेना। पार्ट 3, बाय व्हाट टाइम ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी फाइल, हमने बोला कब फाइल करना है भैया? हमने बोला 30 दिनों के अंदर अंदर फाइल हो जाने चाहिए। अकॉर्डिंगली 14 फरवरी तक डॉक्यूमेंट जो है वो आरओसी में सबमिट हो जाने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 19,
फाइन पब्लिशर्स जो टोक्यो में रजिस्टर्ड है, इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे 2009 के अंदर. कंपनी हैज ड्यूली सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार विद इन द स्पेसिफाइड ड्यू डेट. 1 मार्च 25 को फाइन पब्लिशर ने अपना ऑफिस शिफ्ट किया इन टोक्यो. टोक्यो में अपने पहले उनका ऑफिस कहाँ था? टोक्यो में एक जगह पे था. अब उन्होंने टोक्यो में ही अपना ऑफिस कहीं और शिफ्ट कर दिया है. इस फाइन पब्लिशर नीड टू अंडरटेक एनी स्टेप ड्यू टू चेंज इन प्रिंसिपल एड्रेस. क्या उनका जो प्रिंसिपल ऑफिस का एड्रेस चेंज हुआ है वो यहाँ अपडेट करने की जरूरत है? हमने बोला बिल्कुल. सेक्शन नंबर 380 का सबसेक्शन 3 इसी बारे में बात करता है. वो क्या बोलता है कि अगर आपने 380 के अंदर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें दिए थे, अगर उन डॉक्यूमेंट में कोई भी अपडेशन, कोई भी ऑल्ट्रेशन आता है, तो ऐसा ऑल्ट्रेशन विद इन 30 डेज आपको हमें इन्फॉर्म करना है. अरे हमें कोई सपना थोड़ी आता है कि आपका टोक्यो वाला ऑफिस का एड्रेस चेंज हो गया है. आपको विद इन 30 डेज के अंदर अंदर हमें ये इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी कि हमारे प्रिंसिपल ऑफिस का एड्रेस जो है वो चेंज हो गया है, अपडेट हो गया है. क्वेश्चन नंबर 20. गैलीलियो लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है जो जर्मनी की है, जिसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में एस्टेब्लिश किया. एक्सप्लेन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स मेड देयर अंडर रिलेटिंग टू प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बताओ भाई, क्या एक फॉरेन कंपनी के ऊपर कौन से प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? और बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ फॉरेन कंपनी को अटैच करने पड़ते हैं? तो हमने बोला सेक्शन नंबर 380 तक तो हमने बात कर ली थी डॉक्यूमेंट्स की. सेक्शन नंबर 381 बात करता है किस बारे में? क्या क्या प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अ फॉरेन कंपनी. एक फॉरेन कंपनी को कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है और फाइल करना है, इसके बारे में बात कौन करता है? सेक्शन नंबर 381. सेक्शन नंबर 381 क्या बोलता है? एवरी फॉरेन कंपनी, हर फॉरेन कंपनी को हर कैलेंडर ईयर के अंदर एक बैलेंस शीट बनानी है, एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और उसकी कॉपी आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास डिलीवर करना है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, वो चाहे तो किसी कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकती है फ्रॉम प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट तो माई बाप है, वो बोले कि इस कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना तो वो नहीं बनाएगी. हमें क्या, हमें तो क्या ध्यान रखना है कि एवरी कंपनी को बनाना है. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को बोले तो वो उसे एग्जम्प्ट कर सकती है. साथ ही साथ ध्यान रहे कि आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है वो इंग्लिश में बनाना है. अगर ओरिजिनल कॉपीज इंग्लिश में नहीं है तो ऐसे केस में सर्टिफाइड कॉपी आपको इंग्लिश में देनी है. दूसरा क्वेश्चन था कि क्या क्या दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आपको फाइल करने होते हैं. तो उसके अंदर देखो एक आता है स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. आपने क्या क्या रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किए हैं साल भर में, उसकी डिटेल्स हमको दे दो. इसके अलावा रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एक स्टेटमेंट आता है. रिपाट्रिएशन का मतलब क्या होता है? रिपाट्रिएशन का मतलब ये होता है कि इंडिया से आपने कितना पैसा आपकी फॉरेन में भेजा है. मतलब जहां से आप आए हो, जैसे यूएसए की एक कंपनी है, इंडिया में उसने बिजनेस करा, इंडिया से बिजनेस करने के बाद पैसा वापस यूएसए में भेजा, तो कितना पैसा भेजा साल भर में, उसका एक स्टेटमेंट. रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कितना किया आपने, उसका एक स्टेटमेंट. इसके अलावा आपने और भी कोई फंड जो है वो क्या इंडिया से बाहर ट्रांसफर करें, मान लो कोई डिविडेंड किया है या कोई लोन दिया है किसी भी बात का, तो उसका भी एक स्टेटमेंट जो है वो आपको आरओसी दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना पड़ेगा. यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एवरी फॉरेन कंपनी को बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और उसकी कॉपी जो है वो आरओसी को डिलीवर करनी है. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो बोल सकती है कि इस कंपनी के ऊपर ये वाला सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है. डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए. अगर इंग्लिश में नहीं हो तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सर्टिफाइड कॉपी आपको लगानी पड़ेगी. साथ ही साथ हर फॉरेन कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे? स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी के साथ आपने क्या ट्रांजैक्शन किए. स्टेटमेंट ऑफ रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आपने कितना प्रॉफिट इंडिया से बाहर रिपाट्रिएट किया है. स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स, आपने कोई भी फंड ट्रांसफर किया है तो उसकी जानकारी. ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो आरओसी में सबमिट करना है. जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ आपका, जैसे 31 मार्च 2025 में फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, यहाँ से लेके अगले 6 महीने के अंदर अंदर, यहाँ से लेके अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं ये साथ साथ में आपको आरओसी को सबमिट करने पड़ेंगे. कौन से आरओसी को? आरओसी न्यू दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 21. एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी. जो फॉरेन कंपनी इंडिया में आई है, क्या उनको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं? उसके बारे में कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? हमने बोला कंपनीज एक्ट 2013 उसके बारे में भी बात करता है. सेक्शन नंबर 381 उस बारे में बात करता है और वो क्या बोलता है कि एवरी फॉरेन कंपनी शेल गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. जो आप लोग कोर्स कर रहे हैं, जब कोर्स कंप्लीट होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, आप ही के पास फॉरेन कंपनी आएगी अकाउंट्स को ऑडिट करवाने के लिए. इट इज मैंडेटरी फॉर अ फॉरेन कंपनी टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट सील. किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से
अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। और जो चैप्टर नंबर 10 है जो आप लोगों ने पढ़ा है, ये चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं हम, इसके पहले चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था ऑडिट एंड ऑडिटर्स, सेक्शन नंबर 139 टू 148, वहां तक के सारे प्रोविजन जो है मुटाटिस मुटेंडिस मतलब एज इट इज, जैसे एक इंडियन कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं वैसे के वैसे ही फॉरेन कंपनी के ऊपर भी अप्लीकेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के रूल बताना है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 21 के जैसे ही। क्वेश्चन नंबर 23 अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रांस विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, एक कंपनी है जो फ्रांस की है, लिमिटेड लाइबिलिटी है जिसकी, स्टैब्लिश द ऑफिस इन बड़ौदा, उन्होंने बड़ौदा में आके अपना एक स्टैब्लिश किया ऑफिस, एंड स्टार्टेड कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी, और फिर वहां पे आपके उन्होंने अपना बिजनेस करना भी चालू कर दिया। इन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 382, सेक्शन नंबर 382 के कंप्लायंस को करते हुए उन्होंने कॉन्स्पियसली एग्जिबिटेड अ नेम बोर्ड आउटसाइड इट्स ऑफिस, अपने ऑफिस के बाहर उन्होंने जो ऑफिस का नेम बोर्ड है वो लगा दिया, विद द नेम ऑफ कंपनी इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी नाम लिख दिया उन्होंने बिग ब्लॉक लेटर्स में। इन 3 डेज, 3 दिनों के अंदर अंदर उन्हें आरओसी से एक नोटिस आया कि उसने सेक्शन नंबर 382 का सफिशिएंट कंप्लायंस नहीं किया। आप बताओ, मेंशन द एरिया ऑफ लैप्सेस जहां पे उन्होंने गलती की, क्या क्या गलती उन्होंने की। तो हमने बोला सेक्शन नंबर 382 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 382 ये बोलता है कि एक फॉरेन कंपनी को अपने प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर कॉन्स्पियसली मतलब साफ साफ शब्दों में कंपनी का नाम लिखना है, बोल्ड लेटर्स में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, लोकल लैंग्वेज में लिखना है। एक तो इंग्लिश में लिख दिया, आप बड़ौदा में आए हो मतलब कहाँ, गुजरात में आए हो, गुजरात में आए हो तो गुजरात में गुजराती चलती है अगर उस एरिया में, तो इंग्लिश के साथ साथ गुजराती में भी लिखना है। साथ में आपको ये बात भी लिखना है कि जो फॉरेन कंपनी है ये कहाँ से आई है, मतलब जैसे यूएसए की कंपनी है, जैसे ये बोल रहा है फ्रांस की कंपनी है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा है, फ्रांस। साथ ही साथ आपको ये भी बात लिखनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको ये भी बात लिखनी पड़ेगी कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी अगर लिमिटेड है तो ये बात भी आपको उसके अंदर लिखनी है। और ये सारी बातें मतलब कंपनी का नाम, प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब प्लेस ऑफ कंट्री जहां से वो इनकॉर्पोरेट हुई है, मेंबर्स की लाइबिलिटी, ये सारी बातें आपको बाहर डिस्प्ले बोर्ड में तो लिखनी है, साथ साथ में आपको ये बातें कंपनी के हर प्रोस्पेक्टस जो भी कंपनी इशू करती है वो, जितने भी बिजनेस लेटर हैं, बिल हेड है, लेटर पेपर है, नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है, उन सभी के ऊपर ये बातें आपको अंदर के अंदर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 24 XINC इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन यूके, एक यूके की कंपनी है XINC, कैरिंग ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटी विद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन चेन्नई, उन्होंने चेन्नई में भी एक ऑफिस डाला और अब इंडिया में वो प्लेस ऑफ बिजनेस अपना ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं। सिंस द कंपनी डिड नॉट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन और मेक अरेंजमेंट टू फाइल रिटर्न, आरओसी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इंटेंस टू सर्व शोकोज नोटिस ऑन फॉरेन कंपनी, क्योंकि उन्होंने कोई रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, कंप्लायंस नहीं किया, तो जो आरओसी है वो क्या चाहती है, उसके ऊपर नोटिस सर्व करना चाहती है। एज अ स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द डिपार्टमेंट, काउंसिल की लो, अभी तक आप क्लाइंट कंपनी की मदद कर रहे थे, अब आपको डिपार्टमेंट की मदद करनी है। एडवाइज द रजिस्ट्रार ऑन वैलिड सर्विंग ऑफ नोटिस, कैसे जो आरओसी है वो वैलिडली नोटिस सर्व कर सकती है फॉरेन कंपनी के ऊपर। तो हमने आपको याद होता जब कर रहे थे इस चैप्टर को तो वहां पे एक क्वेश्चन आ गया था बीच में सेक्शन नंबर 383 से रिलेटेड कि नोटिस कैसे सर्व करते, तो मैंने आपको वहां पे क्या बताया था, अभी हम लोगों ने 380 पढ़ा थोड़ी देर पहले, जब भी फॉरेन कंपनी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश करती है तो विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी न्यू दिल्ली में कुछ चीजें सबमिट करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स। उस डॉक्यूमेंट्स में एक लास्ट वाला डॉक्यूमेंट पढ़ा था हमने कि आपको इंडिया में आपका ऑथोराइज्ड पर्सन कौन है उसकी डिटेल देनी पड़ती है, उसका नाम और उसका एड्रेस देना पड़ता है। जिस ऑथोराइज्ड पर्सन का नाम और एड्रेस आपने आरओसी को दिया है, आरओसी इसी पर्सन के नाम और एड्रेस पे नोटिस सर्व करेगी। आरओसी ने अगर ये सर्व कर दिया तो हम ऐसा मान लेंगे कि आरओसी ने वैलिडली नोटिस जो है वो सर्व कर दिया है। इफ इट इज एड्रेस टू एनी पर्सन हुज नेम एंड एड्रेस हैज बीन डिलीवर्ड टू आरओसी अंडर सेक्शन 380 के अंदर जो आपने 380 के अंदर जिस पर्सन का नाम और एड्रेस दिया था अगर उसे सर्व कर दिया, इट इज लेफ्ट एट द एड्रेस विच हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्टर, जो एड्रेस आपने बताया था उस एड्रेस पे जाके हमने उसको छोड़ दिया, वो जो पार्सल था वो जाके वहां पे रख दिया, अगर आप प्रेजेंट नहीं थे तो अगर लेफ्ट भी कर दिया तो भी मान लेंगे। एंड सेंट बाय पोस्ट विच हैज बीन डिलीवर्ड, हमने या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड या तो ईमेल कर दिया था या फिर एक पोस्ट के थ्रू आपके यहाँ पे पहुंचवा दिया, तो ऐसे में हम मान लेंगे कि जो नोटिस है वो सफिशिएंटली आपके पास वैलिडली जो है वो आपके पास सर्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 ब्लूबेरी लिमिटेड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एक कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी का नाम क्या है, ब्लूबेरी। 50% of its preference share and 20% of its equity share capital are held by company incorporated in India। 50% प्रेफरेंस शेयर्स और 20% इक्विटी शेयर कौन होल्ड करता है, इंडियन सिटीजन्स।
या इंडियन कंपनी। It issued prospectus inviting subscription in India for its share but did not state the country in which it is operated। ये जो कंपनी थी जिसके 50% इक्विटी शेयर्स और 20% प्रेफरेंस शेयर इंडियन होल्ड करते हैं, उस कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, पर प्रोस्पेक्टस के अंदर ये नहीं बताया कि वो किस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है। एग्जामिन इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 को दिमाग में ध्यान रखते हुए बताइए कि ये जो प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू किया है ब्लूबेरी लिमिटेड ने, ये वैलिड है या नहीं। हम बोलेंगे नहीं। सेक्शन नंबर 388 और 379 किस बारे में बात करता है? सेक्शन नंबर 379 ये बोलता है, देख सेक्शन नंबर 379 में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर है जिसकी नॉट लेस देन 50%, मतलब एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर कैपिटल कौन हेल्ड कर रहा है? इंडियन सिटीजन या इंडियन कंपनी। तो ऐसे केस में उस कंपनी को डीम्ड इंडियन कंपनी मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि इट इज अ डीम्ड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। जब उसे डीम्ड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया मान लिया तो उसके ऊपर चैप्टर नंबर 22 तो अप्लीकेबल होगा ही सही, साथ साथ में इस कंपनी से 2013 के वो सारे क्लॉजेस अप्लीकेबल हो जाएंगे जो एक इंडियन कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं। जब सारे क्लॉजेस अप्लीकेबल हो गए मतलब आपके ऊपर चैप्टर नंबर 3 भी अप्लीकेबल हो गया। चैप्टर नंबर 3 बात करता है प्रोस्पेक्टस के बारे में। चैप्टर नंबर 3 किस बारे में बात करता है? प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो अब ये कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहती है तो कर सकती है। हमने बोला हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पर प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 387 आया और उसने क्या बोला कि अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं तो उस प्रोस्पेक्टस के अंदर फॉरेन कंपनी के केस में ये लिखा हुआ होना चाहिए, उस फॉरेन कंपनी के केस में ये लिखा हुआ होना चाहिए कि ये कंपनी कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो हो नहीं, आप एक फॉरेन कंपनी हो ना, तो बताना पड़ेगा ना कि कहाँ से आए हो। प्रोस्पेक्टस के अंदर यही बात नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा? तो सिंस आपके इसमें ये मेंशन्ड नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये जो प्रोस्पेक्टस आपने इशू किया है ये वैलिड नहीं है, इट इज नॉट वैलिड। सेक्शन नंबर 387 बोलता है कि आपको सर्टेन मैटर जो अपने प्रोस्पेक्टस में लिखना है और उसके अंदर ये बात लिखी होनी चाहिए कि आप किस कंट्री से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सपर्ट कंसेंट इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। एक्सपर्ट के कंसेंट के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन कंपनीज एक्ट के फॉरेन कंपनी के केस में एप्लीकेबल होते हैं। सेक्शन नंबर 388 इस बारे में बात करता है कि भैया कोई भी फॉरेन कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती अनलेस उसके अंदर एक्सपर्ट की कंसेंट हो, अगर एक्सपर्ट की कंसेंट नहीं है तब तक आप आपके जो प्रोस्पेक्टस है उसको इशू नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 27, Abroad Limited, a foreign company without establishing a place of business in India, issued prospectus for subscription. Being a consultant, advice on the validity of such prospectus. बताइए, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस अभी इंडिया में स्टेब्लिश्ड नहीं है और वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? हमने बोला हाँ कर सकते हैं। आप तो सेक्शन नंबर 389 को ध्यान रखना, नो पर्सन शेल इशू। आप जब तक प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, सर्कुलेट नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कोई भी प्रोस्पेक्टस, unless before the issue copy thereof certified by the chairperson and 2 other directors have been approved and has been delivered to the registrar। मतलब आप इंडिया में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस अभी है, आप स्टैब्लिश हुए हैं या नहीं हुए उससे हमें मतलब नहीं, पर आप प्रोस्पेक्टस तब तक इश्यू नहीं कर सकते जब तक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस पे चेयरपर्सन ऑफ कंपनी और उसके अलावा 2 डायरेक्टर्स की साइन ना हो और वो साइंड जो प्रोस्पेक्टस है वो आरओसी में डिलीवर ना हुआ हो। सेकंड, प्रोस्पेक्टस के फेस पे ये बात लिखी हो कि वो डिलीवर हो गया कहां पे? आरओसी के पास। थर्ड, देयर इज इंडोर्स और अटैच टू द कॉपी कंसेंट ऑफ रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 388, दैट इज एक्सपर्ट की कंसेंट। साथ ही साथ उस प्रोस्पेक्टस के अंदर एक्सपर्ट की कंसेंट भी होनी चाहिए। जब ये सब चीजें हो उसके बाद ही कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर अपना प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? शेल्टम लिमिटेड एन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्ड आउटसाइड जापान। जापान में है किसका? शेल्टन लिमिटेड नाम का एक कंपनी का हेडक्वार्टर। इज इंटरेस्टेड इन एक्सपांडिंग इन इन्वेस्टर बेस एंड प्लानिंग टू इश्यू अ प्रोस्पेक्टस फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी टू इंडिया। इंडिया के अंदर वो क्या करना चाहते हैं? अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हैं। हाउएवर कंपनी हैज नॉट येट एस्टेब्लिश्ड द फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। अभी तक उन्होंने इंडिया के अंदर फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश नहीं किया है।
क्या वो इंडिया में अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं? आपसे लीगल एडवाइस ले रहे हैं। हमने बोला कि हाँ, उससे तो कोई दिक्कत नहीं कि इंडिया में आप स्टेब्लिश अभी तक हुए या नहीं हुए। आपको ध्यान किस बात का रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रोस्पेक्टस तब तक इशू नहीं कर सकते अनलेस जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस है उसके ऊपर चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर की साइन ना हो, और वो साइंड आरओसी के पास डिलीवर ना हो, साथ ही साथ उसके अंदर एक्सपर्ट की कंसेंट ना हो। जब तक ये बातें नहीं होगी तब तक आप इंडिया में अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 29, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी डज नॉट डिलीवर इट डॉक्यूमेंट्स टू आरओसी अंडर सेक्शन 380, क्या पेनल्टी उसके ऊपर अप्लीकेबल होगी? अगर मान लो आप 380 के अंदर, 380 में हमने क्या देखा था, 30 डेज के अंदर अंदर एक कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स आरओसी न्यू दिल्ली के पास सबमिट करने होते हैं। मान लो उन्होंने वो नहीं किए, तो क्या पेनल्टी या क्या पेनल्टी प्रोविजन जो है अब उनके ऊपर अप्लीकेबल होंगे? तो हमने बोला कि भाई कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा जो 1 लाख से कम का नहीं होगा, जो बढ़ के हो सकता है 3 लाख, और अगर फेलियर कंटिन्यूइंग हुआ तो 50,000 पर डे की पेनल्टी भी आपके ऊपर लग सकती है। एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लगेगी जो 25,000 से कम की नहीं होगी, जो बढ़ के कितनी हो सकती है? 5 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 30, नॉर्थ सी शिपिंग लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की एक कंपनी जिसका नाम क्या है? नॉर्थ सी शिपिंग लिमिटेड। इट हैज स्टैब्लिश्ड एन ऑफिस इन पैराडिप। पैराडिप में उन्होंने क्या किया? अपना ऑफिस स्टैब्लिश किया। मिस्टर जोनाथन द ब्रांच इन चार्ज एंड द कंप्लायंस ऑफिसर इन इंडिया। मिस्टर जोनाथन जो इंडिया में क्या है? ब्रांच ऑफिसर के इंचार्ज है। He has received a communication from CEO in South Korea to explore the possibility of issuing IDR। वो उनके पास साउथ कोरिया से इंफॉर्मेशन आई है कि इंडिया में आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करो कि क्या हम IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट 1000 मिलियन के इशू कर सकते हैं क्या? बताओ भाई, क्या प्रोविजन है कंपनी से 2013 के? तो सेक्शन नंबर 390 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है कि वो रूल्स बनाएगी आईडीआर को इशू करने के। क्या क्या डिस्क्लोजर आपको आईडीआर इशू करते वक्त देने पड़ेंगे, किस मैनर में आप आईडीआर को इशू कर सकते हैं, आईडीआर के अंदर जो सिक्योरिटीज हैं उनको सेल ट्रांसफर या ट्रांसमिट करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसके पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ऐसा सेक्शन नंबर 390 बोलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन पावर को एक्सरसाइज करते हुए रूल 13 निकाला, और उस रूल 13 के अंदर क्या बात लिख दिया कि कोई भी कंपनी आईडीआर इशू नहीं कर सकती अनलेस जो भी कंडीशन इस रूल के अंदर मेंशन है उसका फुलफिल ना किया जाए। दूसरा, सेबी ने जो आईसीडीआर के रूल्स बनाए हैं उन रूल्स को कंप्लाई ना करे, और जो भी आरबीआई के डायरेक्शन है उनको फॉलो ना करें। जब तक आप इन बातों को फॉलो नहीं करते तब तक आप आईडीआर इशू नहीं कर सकते। प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन 390 आपको याद रखना है, रूल 13 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, XYZ लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया टू विच प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22 आर अप्लीकेबल। चैप्टर 22 के प्रोविजन अप्लीकेबल है, मतलब इस कंपनी की 50% शेयर कैपिटल इंडियंस के पास है। एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। एबीसी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, XYZ नाम की कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी है। एबीसी नाम की कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है। ठीक है। फॉर द सप्लाई ऑफ मशीनरी, आफ्टर द मशीनरी वॉज डिलीवर्ड एबीसी फेल्ड टू मेक द पेमेंट। लो भाई, ये जो इंडियन कंपनी है इसने क्या किया? पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करने में आनाकानी करी। ठीक है। XYZ डिस्कवर्ड दैट इट हैड फेल्ड टू कंप्लाई विद द सर्टेन प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22। XYZ लिमिटेड को पता चला कि ये जो चैप्टर 22 के कुछ प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजंस का हमने भी कंप्लाई नहीं किया। ठीक है। डिस्पाइट दिस XYZ इंटेंड्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एबीसी। ये जो XYZ है ये एबीसी के पास खिलाफ सूट फाइल करना पड़ती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसका पेमेंट नहीं किया। ठीक है। डिस्कस वेदर XYZ कैन इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एबीसी। क्या वो एबीसी के खिलाफ जो केस फाइल कर सकते हैं? हमने बोला भाई देखो, चैप्टर नंबर 22 के प्रोविजन का कंप्लाई किया हो या नहीं किया हो, इसकी वजह से आपके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी वैलिडिटी कम नहीं होती है। आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से कि आपने चैप्टर नंबर 22 के प्रोविजंस का कंप्लायंस किया या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो वैलिड माना जाएगा, कोई भी आपके खिलाफ सूट भी फाइल कर सकता है। आपने चैप्टर नंबर 22 का कंप्लायंस नहीं किया तो भी कोई भी आपके ऊपर तो सूट फाइल कर सकता है, पर सिंस आपने चैप्टर 22 का कंप्लायंस नहीं किया,
आप किसी और के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते। कोई और तो आपके ऊपर सूट फाइल कर सकता है, पर आप किसी के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते। ये वैसा ही प्रोविजन है जैसा सीए फाउंडेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होती है, वो किसी और के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकती है, पर कोई उसके ऊपर सूट फाइल कर सकता है। वैसा ही प्रोविजन यहां पे भी है कि जिसके अंदर क्या बोलता है, कंपनी शेल नॉट बी एंटाइटल टू ब्रिंग एनी सूट, क्लेम एनी सेट ऑफ, मेक एनी काउंटर क्लेम of any such contract until the company has complied with the provision of Companies Act 2013। जब तक आप उस एक्ट का कंप्लायंस नहीं कर देते तब तक आप जो है किसी और के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली हम क्या बोलेंगे कि ये जो XYZ लिमिटेड है ये इनिशिएट नहीं कर सकती प्रोसीडिंग ABC लिमिटेड के खिलाफ। क्यों? क्योंकि आप एक्ट का कंप्लायंस अभी नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 के सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से मैं रिवाइज करवा पाया और जितने क्वेश्चंस थे उन लोगों को हमने डिस्कस किए। काफी कम समय में हम लोगों ने इनको डिस्कस किए। एक बार चैप्टर को रिवाइज करिए, वापस से इसके ऊपर आइए, जितनी बार हो सके उतनी बार इस वीडियो को देखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जिनकी एप्लीकेशन आपके दिमाग में रिटेन रहे। चलिए आज की कथा को करते हैं यहीं विश्राम देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड बाय।